संपूर्ण भाव हमारे आपके बीच रख रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों में लगे होने के कारण हमारा आपका और प्रत्येक शैक्षणिक गतिविधि में लगे हुए व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी का यह बोध होता है कि वह बालकों की चतुर्दिश विकासोन्मुख भावों को समझ करके उसके साथ वैसे कार्यक्रमों का संयोजन करें, ऐसे भावों को बनाएं जिससे कि विद्यार्थी का चतुर्मुखी विकास संभव और सशक्त हो सके। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु परम आदरणीय डॉक्टर पंकज शाह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIE PBD देहरादून, आज हमसे जुड़ रहे हैं। उनका अनुग्रह और इस विषय पर उनकी विशेषज्ञता आज हम सभी यहाँ सुनेंगे, समझेंगे और बोधयुक्त होकर के नवीन भावों के साथ समझने हेतु तथा दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तत्पर और तैयार होंगे। निश्चित ही यह अति आवश्यक होता है कि एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में एवं शैक्षणिक गतिविधियों में, सेवा कर्मों में, प्रशिक्षण कर्मों में अथवा प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों में लगे होने के कारण प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षक यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह नवीनतम भावों की संकल्पनाओं को अपने अंतर्निहित ज्ञानार्जित भावों में स्वीकृत करे। तो 10 मिनट समय के बाद बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पहुंच बनाने सहजता हमारा अवसर है कि आज हमारे बीच डॉक्टर पंकज शाह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर विजुअल इम्पेयरमेंट NIE PBD जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी अपने प्यारे प्यारे प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम कल जब सुनिश्चित हुआ था तो वक्ता के रूप में श्री निर्मल वर्मा जी थे, लेकिन कोविड-19 कराने के पश्चात अत्यधिक समस्या के कारण आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हुए और फिर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर पंकज सर से निवेदन के क्रम में आज सर का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ, में चले आए अपने आशीर्वचन प्रदान हमारे बीच उपस्थित हुए। नमस्ते नमस्ते। अभी बहुत दिन बाद आते हैं। परम आदरणीय सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और हमारे CRC लखनऊ के इस पटल पर सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं समस्त CRC परिवार की तरफ से। जैसा आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ACC स्किल्स फॉर विजुअल चिल्ड्रन, जो आज का विषय और विषय की विशेषज्ञता रखने हेतु एक अप्रतिम अद्वितीय भाव से युक्तता को लेकर के हमारे बीच जुड़े परम आदरणीय डॉक्टर पंकज शाह सर आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर CRC लखनऊ, आदरणीय पंकजार्या मैम, लेक्चरर CRC लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDU NIE PBD न्यू दिल्ली, और आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम वैशिष्टता और वैशिष्टता के बोध को
स्थापित करने हेतु एक मील का पत्थर होगा। सर के भाव आज की विशेषज्ञता के लिए एक दुष्मान बनेंगे। मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में आज के हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर पंकज शाह सर को सादर वंदन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। डॉक्टर पंकज शाह सर। हाँ, नमस्कार। थैंक यू नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मौका दिया है कुछ बोलने का। एक टीचर के लिए, शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बोलना चाहता है, तो बोलने के लिए आपने मौका दिया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जैसा कि मैं जान पाया हूँ आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई और उसमें मैं समझ पाया हूँ कि आज हमें एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, जो विस्तारित कोर पाठ्यचर्या है, उस पर बात करनी है। तो मैं कहानी उसी तरफ ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि छोटा मोटा पुराना कोई प्रेजेंटेशन है मेरा एक, मैं उसको शेयर करता हूँ। कृपया आप बताएं कि आप में से कि कोई वो विजिबल है या नहीं। जी सर, प्रेजेंटेशन आ रहा है सर। हाँ, अगर हम विजुअल डिसेबिलिटी को समझते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ बातों को थोड़ा मैं फिर से रखना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि विजुअल डिसेबिलिटी को बहुत बार लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है। कहीं कहीं के लोग कहीं लगता है कि विजुअल इंपेयरमेंट है, ऐसी बात नहीं। अगर पूरे विश्व को देखें तो करीब 2.2 बिलियन लोग जो कहीं ना कहीं विजन इंपेयरमेंट से प्रभावित है, तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम अपने देश के जनगणना के 2000 जो लास्ट जनगणना हुई, जिसका रिपोर्ट अभी आया है, 2021 में भी होना है, उस पर कार्य चल रहा है, तो वो अगर उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 50 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में भी किसी न किसी रूप से दृष्टिबाधिता से प्रभावित है। अब ये जो इतने लोग प्रभावित हैं, अगर इसमें से अगर आप 25% जनसंख्या को भी काट करके छांट करके देखें कि ये ऐसे बच्चे होंगे, उस एज ग्रुप के बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं विद्यालयों में होंगे, किसी न किसी विद्यालय में। और जब किसी विद्यालय में है तो ये संख्या कितनी हो गई, हम 25% पे भी लाते हैं तो करीब 13 लाख के आसपास की जनसंख्या ये बनेगी, जो आपके पास सामने आंकड़ा है। 13 लाख लोग एक देश में एक विशिष्ट रूप से किसी न किसी रूप से चुनौती से जूझ रहे हो, उनके लिए हम ना सोचें, हम उनके लिए ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा होता भी नहीं है, हो भी नहीं रहा है। देश की सरकार पूरी तरह से उनको अधिकार पूर्ण किस प्रकार से उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इस पर पूरी तरह से कार्यरत है और आगे काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो विजुअल डिसेबिलिटी है, ये अपने आप में कई सारे चीजों को लेकर के आता है। अगर एक विजुअल इंपेयरमेंट है तो उस विजन को थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा आपको सिर्फ विजन के प्रॉब्लम को समझाने के लिए कि विजन है तो विजुअल इंपेयरमेंट होगा, विजन है विजुअल इंपेयरमेंट है तो हमें विजन को समझना होगा। और विजुअल इंपेयरमेंट है तो सिर्फ विजुअल इंपेयरमेंट है कहने से नहीं कि केवल दिख नहीं रहा है, उसे कई सारे उसके साथ जुड़े हुए एक चुनौतियां हो सकती हैं। एक व्यापक रूप में कई बातें एक दूसरे से जुड़ करके चुनौतियां के रूप में हम उन व्यक्तियों के सामने आ सकती है जो किसी न किसी प्रकार से दृष्टि सीमित या क्षतिग्रस्त है। तो विजन के बारे में सिंपली इतना ही बोलना चाहता हूं कि विजन एक देखने की स्थिति है, लेकिन हमेशा हम लोग सीइंग को विजन से जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीइंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड विजन इज डिफरेंट थिंग। अगर हम सीइंग की बात करेंगे, एक मैं सॉरी पॉज कर रहा हूं। तो जो सीइंग की बात करेंगे तो सीइंग एक एबिलिटी है हमारे। मान लीजिए हम हाथ से कुछ काम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ की कैपेसिटी है कि हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, उंगलियों को समेट सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं। अब इस हाथ से हम खाना खा सकते हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक चीज है। तो विजन हम जो देखते हैं सिर्फ हमें दिखाई नहीं, प्रकाश की रोशनी हमारे आंखों में नहीं जाती है, प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि प्रतिबिंब हमारे सामने जो कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बन रहा है, नहीं, हम उसे देखकर एक मायने के साथ देखते हैं, एक अर्थपूर्ण हमारी दृष्टि होती है। दृष्टि कोई किसी बिना संदर्भ के दृष्टि नहीं होती है, उस दृष्टि के पीछे विशेष संदर्भ होता है और उस संदर्भ में हम दृष्टि को की बात करते हैं।
यानी सीइंग होता है जो सिर्फ फंक्शनिंग हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, वो सीइंग है। और जब हम उसे अर्थपूर्ण देखते हैं, हम देखते हैं अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई डरावना सा दृश्य हो, हम डर जाते हैं, अच्छा दृश्य हो, मुस्कुराते हैं, यानी कि हम जो देखते हैं उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। तो देखना उसी से जुड़ा हुआ है। और देखने में दो महत्वपूर्ण बातें होती है जो कहीं ना कहीं दृष्टि बाधा के रूप में आती हैं। तो मैं दो बातों को आप शायद जानते हो, एक होती है कितना स्पष्टता में हम देख पा रहे हैं, चीजें कितनी साफ हमें दिख रही है, और कितने क्षेत्र में हम देख रहे हैं, उसी को हम लोग विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड के रूप में जानते हैं। मैं उसके विशेष में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि विजुअल जो क्षेत्र है, दृष्टि जो है का जो क्षेत्र है हमारे आंखों के सामने, वो 180 डिग्री होता है। आप उसे करके भी देख सकते हैं। आप सिंपली दोनों हाथों को खोलिए तो आपको दिखेगा कि आप अपने दोनों हाथों के अंगूठों को सामने देखते हुए भी आपको दिख रहे हैं, यानी कि करीब करीब हमारा जो करीब वही 180 डिग्री हमारा विजन का विजुअल फील्ड है। लेकिन अगर जब भी हम कोई व्यक्ति को कहते हैं कि कोई दृष्टि बाधित है या उसे कोई कानूनी परिभाषा कहते हैं, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करते हैं। तो ये मैं उसको भी स्किप कर रहा हूँ कि मान लीजिए वो एक डेफिनेशन है, आपको कहीं कहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल कहीं पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं कि विजुअल डिसेबिलिटी में हम कितना क्षति हो विजुअल एक्टिविटी में, तब हम उसे ब्लाइंडनेस में रखेंगे, अब कब हम उसे लो विजन रखेंगे। ये आपको मैं यहाँ ज्ञात कराना चाहूंगा कि विजुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम उसे एक डिसेबिलिटी के रूप में यूजुअली सब लोग ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है। विजुअल इंपेयरमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई सारी स्थितियां समाहित होती हैं, कई सारी स्थितियां जिसमें हम एक मीनिंगफुल दृष्टि से लेकर के एक बिल्कुल ना दिख पाने वाले दृष्टि तक की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टेक्निकली बात करें तो विजुअल एक्टिविटी में 6/18 से क्षीणता का स्तर कहां तक, जी बताएं, कुछ बोल रहे हैं, किसी की आवाज आई अभी? नहीं सर, कंटिन्यू करें सर, वो तो आप उस क्षीणता तक की बात करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो एक पूरी रेंज विजुअल डिसेबिलिटी में होती है, जहां पर हम जो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट यानी पूर्ण दृष्टि अभाव से लेकर के एक क्षतिगत जो दृष्टि होती है वो बेहतर होती है, 6/18 एक ठीक ठाक दृष्टि मानी जाती है, वहां तक के सिचुएशन को हम लोग उसमें शामिल करते हैं कि वो सभी स्थितियां विजुअल इंपेयरमेंट में आई। इस विजुअल इंपेयरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जाने के लिए अगर किसी में विजुअल इंपेयरमेंट आता है तो क्या परेशानी आएगी और उन परेशानियों को कैसे चैलेंज को पूरा करना है। 3 परेशानियां हैं जो मैं बार बार लगभग जगह मैं लोवेनफील्ड के इस चीज को आप लोगों को समझ रखना चाहता हूं। पहला कि रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि उनकी जो इंफॉर्मेशन या अनुभव जो प्राप्त होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसके विस्तार और प्रकार में कमी होती है। दूसरा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा आ पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। और तीसरा, उनके आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण के नियंत्रण में उन्हें कठिनाई होती है। इस प्रकार से आप देखें तो ये 3 मुख्य रूप से चुनौती के रूप में हमारे सामने आती हैं। ये 3 चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें जब भी कुछ हम दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए जब बातचीत करें। तो ये मुख्य रूप से ब्रॉड 3 कैटेगरी है। आप इन तीनों को जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कई और सारी स्थितियां इनसे जुड़ी हुई आपको मिलेंगी। तो ये इस तरह से हम कई सारी चीजों पर हम बात कर सकते हैं। कई बार आप देखिए कि अगर हम उनके लिए, अब ये परिस्थितियां हैं, हम जान गए कि दृष्टि क्या है, फिर दृष्टि बाधा क्या है, ये हम लोगों ने उसको एक टेक्निकली विजुअल एक्टिविटी और विजुअल फील्ड में तो नहीं रखा, लेकिन हमने जाना कि एक रेंज में डिसेबिलिटी है। उस डिसेबिलिटी के साथ क्या क्या इंप्लीकेशंस या क्या चुनौतियां आती हैं, उन 3 चुनौतियों की हमने बात की। अब उन चुनौतियों को हमें पार पाना है, उन्हें मदद करनी है कि किस प्रकार से अपने इन चुनौतियों को पार पाके भी वो बराबरी से अपने शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और ये कहीं जो चुनौतियां हैं वो उनका इम्प्लीकेशन वो कहीं ना कहीं
शैक्षिक चुनौतियों में बदल जा रहे हैं। अब उन शैक्षिक चुनौतियों को भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए जब आप अगर देखें कि हम सामान्य बच्चों, सामान्य असामान्य वर्ड बिल्कुल गलत होता है, मैं फिर भी कर रहा हूं, सामान्य कक्षाओं में जो करिकुलम होता है उस करिकुलम को अगर देखें और हम एक दृष्टिबाधित बच्चों के करिकुलम में देखें, थोड़ा हमें उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़े बदलाव की जरूरत है, और इस बदलाव को सब लोग स्वीकारते हैं, ये लिटरेचर भी स्वीकारता है। और कोई भी बदलाव पहले एक परिप्रेक्ष्य बदलाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं पुस्तकों शोधों में हमारे बीच आते हैं, बाद में लोग उस एग्जीक्यूशन या उस क्रियान्वयन में जोड़ लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत इसी रूप से एक परिप्रेक्ष्य के रूप में कि हम दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षा को सिर्फ उस पाठचर्या से कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं जो उस करिकुलम की बात कर रहे हैं उस करिकुलम में एक अलग करिकुलम भी देना होगा। बहुत पहले इसे हम प्लस करिकुलम के नाम से जानते थे, लेकिन प्लस करिकुलम में आपत्ति है। आपत्ति ये है कि प्लस मीन्स होता है ऐसे कि प्लस में चाहिए, एडिशन में चाहिए, नहीं, इट्स नॉट एडिशन, इट्स ए कोर करिकुलम जो हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। प्लस में नहीं है, अतिरिक्त नहीं है, ये मुख्य रूप से शामिल है, इसलिए इसमें एक बदलाव है। तो यदि आप देखें कि पाठचर्या जो दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में हम पाठचर्या को देखते हैं, उस पाठचर्या को हम उनके पाठचर्या के लिए दो भाग में बांट करके देख सकते हैं। एक तो उनके लिए कंपलसरी रूप में कोर करिकुलम होगा, जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी या मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी पढ़ते हैं वो विषय है, जो मुख्य विषय है, कोर करिकुलम है, और उसके साथ साथ एक्सपैंडेड कोर करिकुलम की आवश्यकता होती है, और उस एक्सपैंडेड कोर करिकुलम को समझने की जरूरत है। और उसको जब तक आप कैटर नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है कि आप उनके लिए कोई समाधान ढूंढने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या उनके लिए कोई सच में आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही बनता है एक्सपैंडेड कोर करिकुलम। और जो एक सामान्य पाठ्यचर्या की आवश्यकता है उसके हिसाब से पाठ्यचर्या होती ही है। एक मैं बात यहाँ पे और भी रखना चाहूंगा, हम लोग सामान्यतः पाठ्यक्रम कहते हैं करिकुलम को, जो हमें बचना चाहिए कहने से, हिंदी में पाठ्यक्रम ना कह के उसे पाठचर्या का नाम दे। करिकुलम इज मोर ब्रॉड, करिकुलम ज्यादा विस्तार में समझा जाने वाला एक प्रत्यय है जिसे हम बहुत छोटे रूप से नहीं समझ सकते। और अगर आप देखें तो करिकुलम के अंतर्गत कई सारे सिलेबस बन सकते हैं, सिलेबस होते हैं, यानी करिकुलम को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए जो लिखित स्वरूप हमारे सामने आता है वो सिलेबस होता है। और सिलेबस को का हिस्सा क्या होता है? कोर्स कंटेंट। और कोर्स कंटेंट के आधार पर पुस्तकें निर्मित की जाती है, यानी कि करिकुलम कहीं व्यापकता में ली जाने वाली चीजें हैं। करिकुलम उन उद्देश्यों के साथ की जाने वाली एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का स्वरूप है, जहां पर आप बच्चों में व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में, फिलोसॉफिकली रूप में, एक्चुअल रूप में जो बदलाव आप चाह रहे हैं, जिस आउटकम को आप फोकस कर रहे हैं, उसके साथ, उस मंशा के साथ जो चीजें बनी है वो करिकुलम है, चाहे वो जिस रूप से बनी हो। करिकुलम बनाने के दो तरीके मुख्य रूप से प्रचलित हैं कि आप एक टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप आप करिकुलम बनाते हैं, यानी कि आप या तो ऑथोरिटेटिव रूप में या कहीं पर भी आप शुरुआत ऊपर से लेकर के नीचे तक मॉडल सकते हैं, इसे हम ऑथोरिटेटिव मॉडल के रूप में भी देखते हैं। और दूसरा कि हम बच्चों से शुरू करें जानना कि क्या उन्हें पढ़ना है, उसके हिसाब से सिलेबस बनाएं, तो वो ग्रास रूट मॉडल के रूप में हम उसे लेते हैं। सर वो तो करिकुलम बनने की बात होती है। किसी का माइक म्यूट नहीं है लगता है, वो आवाज आ रही है। तो करिकुलम इस रूप से है। अब आप बात कर रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों के करिकुलम के रूप। अब दृष्टिबाधित बच्चों के करिकुलम के लिए मैं कहानी, एक छोटी सी कहानी नहीं, मतलब एक सिंपल सा एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ बैठे हो। मान लीजिए कि आपके पास दिया जाए 1 किलो लकड़ी, 1 किलो कोयला, 1 किलो पेट्रोल, 1 किलो कागज, 1 किलो और भी कुछ, मान लीजिए ऐसे सोचते जाइए, 1 किलो करके जो जो सोचना है सोच लीजिए। किलो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल तो वॉल्यूम में होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं वजन के हिसाब से, ताकि सब में बराबरी हम ले लें। अब मान लीजिए कि ये सभी चीजें 1-1 किलो लिया,
यानी कि हमने मान लिया, समझिए कि इसको मैं बाद में एग्जांपल को आपको बच्चों के साथ लागू करूंगा, तो हमने लिया इतने सारे चीजें ली। ये चीजें कौन है जिनको यदि हम जलाएं तो उष्मा देंगी। मान लीजिए 1 किलो आप उपला होता ना गोईठा, वो लिए, इस तरह से कई सारी चीजें लिए हैं आप और सबको जला रहे हैं। क्या सब बराबर उष्मा देंगी? आपका उत्तर स्वाभाविक रूप से होगा नहीं। आप सभी बराबर उष्मा या एनर्जी ऊर्जा नहीं देंगे, सब बराबर ऊर्जा नहीं देंगे। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या इतने जितने चीजों का मैं नाम बोल रहा हूं सभी की बराबर एक्टिवेशन एनर्जी होगी? अब बराबर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि यदि आप पेट्रोल को जलाएं तो सिर्फ एक माचिस की तिल्ली लगाएंगे आग और जल जाएगा। वो ऊर्जा कितना देगा वो भूल जाइए, वो सब अलग अलग देगा। और 1 किलो कोयला को जलाना है, 1 किलो लकड़ी को जलाना है, क्या एक माचिस की तिल्ली से उसमें आग लग जाएगी? उत्तर होगा नहीं। ये दोनों का उत्तर आपका नहीं 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 आ रहा है। तो फिर इस जब हम भौतिक स्वरूपों में इतनी विविधता को देखते हैं तो हम मानव स्वरूपों में विविधता को क्यों समझने में भूल करके कोई एक चीज को थोपने का प्रयास करते हैं? ठीक इसी रूप से अब इसी एग्जाम्पल को आप शायद समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा था कि कुछ हमने चीजें ली हैं और उन सबको जलाने का बात कर रहे हैं। जलाने के लिए हमें क्या, जलाने के उपरांत एक बराबर उष्मा प्राप्त होगी। तो मैं आपके तरफ से उत्तर दे रहा हूं, आप सबका उत्तर, किसी का अगर भिन्न है तो माइक ऑन करके बात कर सकता है, लेकिन सबका उत्तर होगा नहीं, एक बराबर उष्मा नहीं देगी, भिन्न होगा उष्मा का स्तर। उष्मा देने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ उसमें, जैसे कोई भी चीज उष्मा दे, गैस हमारा उष्मा दे, उसके लिए आप कहीं ना कहीं लाइटर से जलाते हैं, उस गैस को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उसको उष्मा देने के लिए उसको उस्काते हैं, एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या आप किस रूप से देखते हैं? उस एक्टिवेट उतना चाहिए, सबको बराबर चाहिए। क्या अगर लाइटर के द्वारा आप कोयला जला देंगे? नहीं, कोयले का चूल्हा नहीं जलेगा। उपला अगर आपके गांव में कहीं पर वो गोईठा वैठा जो बनता है, इससे खाना वाना कई लोग बनाते भी हैं, क्या उससे हो जाएगा? आपका उत्तर होगा नहीं। यानी कि दोनों चीजों में अंतर है। जितनी उष्मा उन्हें या उन्हें एनर्जी चाहिए ताकि वो उष्मा या ऊर्जा दे सके वो भी भिन्न है, और कितनी ऊर्जा वो दे रहे हैं वो भिन्न है। ठीक इसी प्रकार बच्चे जो हमारे क्लासरूम में हैं, हमारी जो कक्षाओं में हैं, उन सभी बच्चों में व्यापक अंतर होता है और उनमें उनकी विविधता को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर आप इसी रूप से उस कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चे को भी समझिए, एक दूसरा बच्चा है, कोई और बच्चा है, 50 बच्चे हैं उस क्लास में, सभी बच्चे क्या बराबर का अचीव करेंगे लर्निंग? उत्तर होगा नो, नहीं कर सकते सब बराबर, थोड़ी भिन्नता होगी और इसको हमें समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अप्रोच हैं उनको थोड़ा और समझ उस पर अच्छी बनानी पड़ेगी। सब एक जैसे ज्ञान का निर्माण नहीं है, अपने अपने हिसाब से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उसके अलावा क्या हर बच्चे उस ज्ञान या उस समझ को बना पाए, उसके लिए क्या हम सबको बराबर एक रूप में हम उन्हें स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर पाते हैं? एक बराबर हम स्टिमुलेट कर, एक ही बराबर स्टिमुलेट से वो सीख लेंगे? तो उत्तर होगा नहीं। इस तरह से आप कई सारी चीजों में ये उत्तर जब नहीं नहीं हो रहा है तो एक दृष्टिबाधित बच्चे को की परिकल्पना के रूप में इसी प्रश्न को फिर से समझिए कि क्या दृष्टिबाधित बच्चा दूसरे बच्चे के बराबर ही कर पाएगा काम? नहीं, उससे बेहतर भी कर सकता है या उससे थोड़ा क्षीण भी हो सकता है। दूसरा कि क्या उतना ही एक पाठ को पढ़ने के लिए दोनों को बराबर स्टिमुलेट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा? उत्तर फिर होगा नहीं। भाई ये क्या नहीं 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 करके इतना हो रहा है, उनके लिए कुछ सोचना होगा। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं, उनके लिए जो हम अलग से पाठ्यक्रम में एक समाधान, एक इंटरवेंशन और उसकी सिफारिश करते हैं, वो होता है एक्सपैंडेड कोर करिकुलम, यानी कि विस्तारित, यानी उनके जो कोर करिकुलम है उन्हें विस्तार देना हो, यानी वो विस्तार, जो विस्तार उन्हें उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है जिससे वो पढ़ सकते हैं, जिससे वो किसी विषय की समझ बना सकते हैं, वो प्राप्त कर सके, वरना किसी चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। यानी वही बात हुई ना कि अगर मैं कहूं कि कोयला एनर्जी देगा कि नहीं देगा, पेट्रोल एनर्जी देगा कि नहीं देगा,
दोनों एनर्जी देंगे, लेकिन कोयले को आप एक माचिस की तिल्ली से नहीं जला सकते और पेट्रोल को जला सकते हैं। वो कोयला हो सकता है अच्छी क्वालिटी का हो तो 1 लीटर पेट्रोल से ज्यादा वो उष्मा दे दे, लेकिन वो उसके लिए हमें वो सोचना होगा और उसे ठीक से उस उष्मा को प्राप्त करने के लिए पहले एक्टिवेट अच्छे से करना होगा, तभी हम उसे कुछ कर सकते हैं। ये सभी मिलजुल करके कई रूप से हमारे सामने आते हैं। ये बनता है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। मैं समझता हूँ इस बात को मेरे समझ पाए हैं कि नहीं, इसके बाद मैं एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की ओर बढ़ूंगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज रखिए। कोई सवाल है किसी का? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपने जिस तरीके से समझाया है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है सर। जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है जैसे पेट्रोल हो गया और कोयला हो गया, बहुत ही अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सपैंडेड कोर करिकुलम है जो हमें देना होगा उस उष्मा को, उनके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को जागृत करने के लिए हमें अपनी एनर्जी लगानी होगी, उस स्कूल के सिस्टम को थोड़ी एनर्जी लगानी होगी और उसे एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ही कहते हैं। और उस एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की कई सारी परिकल्पना की गई है। उसमें मुख्य रूप से जो आप देखेंगे तो 9 प्रकार के क्षेत्र समाहित किए गए, 9 एरियाज हैं जिसमें एक्सपेंडेड कोर करिकुलम सिफारिश करता है कि बच्चा जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए इन 9 क्षेत्रों में अगर आप काम करेंगे तभी आप उनको जो सामान्य पाठ्यचर्या है उसको बराबरी से एक्सेस करने के लिए आप मददगार कर पाएंगे। यानी कि ये जो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम है वो कोई उनके स्फेयर से अलग नहीं है। आप देखिए इस चित्र को जो परकिंस के से मैंने लिया है उनके वेबसाइट से, उसमें उन्होंने दर्शाया ये कोर करिकुलम बीच में है और जितने एक्सपेंडेड कोर करिकुलम के एरिया है वो सब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इसको। और इसकी सिफारिश AFB के पब्लिकेशन से ज्यादा आई जो हेल्टन ने पब्लिश किया था, उससे ये बहुत पॉपुलर हुआ कि नहीं एक्सपेंडेड कोर करिकुलम की बातें आई। इससे पहले कई लोग इसे प्लस प्लस करिकुलम ये वो नाम से हम जानते थे। आप अपने सिलेबस भी अगर B.Ed और D.Ed की उठा करके देखें आज से जो 5-10 साल पहले सिलेबस 10-12 साल पहले होता होगा, उन सब में 10 या 5-6 साल पहले भी सिलेबस ऐसा ही था, तो उसमें प्लस करिकुलम हर जगह लिखा होता था। प्लस करिकुलम थोड़ा एक विचारधारा की बात है, जैसे आप इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव की बात करते हैं ना, हम दोनों में बच्चों को समावेशन की बात जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक में एक फिलोसफिकल या पर्सपेक्टिव का जो चेंज है वो यहाँ पर भी है। तो अगर आप आगे बढ़ें कि हम इस 9 जो इसके क्षेत्र हैं उन 9 क्षेत्र को हम समझने का प्रयास करना है, तो 9 क्षेत्रों को कैसे समझें, उस समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एक करके सबको देखना, बारी बारी से जाने। तो सबसे पहला जो नाम आता है उस एक्सपेंडेड कोर करिकुलम में, वो नाम आता है कंपनसेटरी फंक्शनल स्किल्स। कंपनसेटरी फंक्शनल स्किल्स या कंपनसेटरी एक्सेस या कंपनसेटरी स्किल्स, इसी नाम से कई लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन सब में आप कंपनसेटरी वर्ड देखेंगे। यानी कंपनसेटरी एक्सेस की बात करें, यानी कि जो आप एक सिंपल क्लासरूम में एक बच्चे को सोचिए, एक बच्चे को टेक्स्ट बुक मिला, क्या वही टेक्स्ट बुक दूसरा बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। लिखने के लिए कहा गया तो क्या वही काम कर पाएगा? नहीं कर सकता। यानी कि वो कहा है कि आप 3 लाइन लिख के 5 लाइन एक पैराग्राफ लिखिए, इस पे लेख लिखिए, तो क्या प्रिंट में लिख पाएगा एक दृष्टिबाधित बच्चा? नहीं लिख पाएगा। तो ये जो उनको अलग से कुछ सिखाना होगा, उनके लिटरेसी को, उनके न्यूमेरेसी को इंप्रूव करने के लिए हमें काम करना होगा। वो क्या है? वो है कंपनसेटरी फंक्शनल स्किल्स। यानी कि आपको ब्रेल सिखाना होगा, आपको उसके संबंधित जो और बड़े छापे की किताब को पढ़ने के लिए सिखाना होगा। ये सभी चीजों उनकी स्किल्स को डेवलप करनी होंगी, कोई जो उनको एक्सेस कर सके, कंपनसेट कर सके, जो चीज क्षति हो रही है उनको कंपनसेट कर सके, जो पढ़ने का चीज है, जो कंपनसेटरी एकेडमिक स्किल्स भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, इसको पूरा कर सके। ये होता है फर्स्ट वन, कंपनसेटरी एक्सेस। दूसरा है सेंसरी एफिशिएंसी। उनकी जो सेंसरी एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं हमें बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बार कुछ लोग कहते हैं कि एक जो ब्लाइंड बच्चा या कोई डिसेबल्ड है उनमें कोई खास चीज एक ज्यादा होता है। अरे कोई खास चीज की बात नहीं है।
आप ही को अगर एक आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से स्पष्टता में सुनाई देने लगेगा। हम लोग कई बार क्या होता है कि विजन इज ए डोमिनेटिंग सेंस ऑर्गन, डोमिनेट करता है, मतलब एक प्रभावी है, हावी है, वो हावी होता है और दूसरे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को आने ही नहीं देता, मतलब आने देता है नहीं कहूंगा, नहीं देता है, और उसको कहीं कहीं शेड आउट कर देता है, ढक देता है, हम उसको ध्यान नहीं देते। हमें कोई बुलाता भी है, मान लीजिए मुझे कोई बुलाया कि ए पंकज इधर आओ, मैं क्या करूंगा, मैं मुड़ करके पीछे देखूंगा। अरे भाई मान लिया आपको बाएं बुलाया, जब उस आदमी को देखने लग जाते हैं, कुछ बोला कि खाना खा लेना, फिर भी हम उसकी ओर देखते हैं क्या बोला, हम देखना को प्रायोरिटी मान लेते हैं। तो जब आप विजन सेंस रिस्ट्रिक्टेड होता है तो हम दूसरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अच्छा, उनमें अटेंशन या उनके सेंसेशन के रिसेप्शन में थोड़ी बेहतर हो सकता है, और उसी को लोग कई लोग से दूसरे लोग से, लेकिन इसे और बेहतर करने की जरूरत है। कई सारे ऐसी अभ्यास हैं, कई सारे ऐसे प्रयास हैं जिसके द्वारा हम जो उनके सेंसरी ट्रेनिंग उन्हें दे सकते हैं, और उनमें बेहतर जो रिमेनिंग सेंसेस हैं, जो बची हुई उनकी क्षमताएं हैं या संवेदी अंग की क्षमता है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। उन्हें बेहतर रूप से सुनने, उन्हें बेहतर रूप से सुन करके पहचानने, आवाजों के अंतरों को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यही नहीं, जो बची हुई दृष्टि है उनको भी बेहतर करने में हम उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये दूसरा एक है जो शिक्षक या सभी लोग लग करके इसको हम लोग सेंसरी एफिशिएंसी या सेंसरी ट्रेनिंग के रूप में हम ले सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी कई सारे सहायक उपकरण हैं, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते। मान लीजिए उसे ब्रेल आ गया, अगर आप उसके पास स्लेट ही नहीं होगा तो लिखेगा कैसे ब्रेल में? अगर उसे छड़ी नहीं देंगे तो चलेगा कैसे, मोबिलिटी कैसे करेगा? उसे अगर वो डेजी प्लेयर नहीं मिला तो अपनी टॉकिंग बुक सुनेगा कैसे? ये सभी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी है, और इसके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में उसे अप्रोप्रिएट डिवाइसेज एंड सर्विसेज मिलना बहुत जरूरी है। एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही कई लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ उपकरण की बात करते हैं। कहीं भी जो टेक्नोलॉजी होती है तो टेक्नोलॉजी में दो चीजें कंपोनेंट समाहित होती है। टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा होता है डिवाइस का, उपकरण का, हार्डवेयर का, और दूसरा दूसरा पार्ट होता है सर्विसेज है, सेवाएं हैं। आप उदाहरण लीजिए, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप सिर्फ मोबाइल फोन से काम आपका नहीं चलता है, आपको आइडिया, जियो या बीएसएनएल का रिचार्ज कराना पड़ता है। अब ये जो आप रिचार्ज कराते हैं वो क्या करते हैं, आप सेवाएं लेते हैं, आप सेवा को लेते हैं, तब आप तकनीक को समझ पाते हैं। इस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको आप समझ सकते हैं। तकनीक में दो चीज होती है, तकनीक में कुछ सेवा के भाग होते हैं और कुछ उपकरण का भी। उपकरण के रूप में मोबाइल का डिवाइस है सैमसंग का, सिर्फ सैमसंग का मोबाइल लेकर के आप, या जो भी कंपनी, में कंपनी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, जो भी कंपनी का आप उठाए ना, शाओमी वामी जितना कुछ है, जितनी कंपनी है, किसी कंपनी का मोबाइल फोन उठाए, उस मोबाइल फोन से आप सिर्फ क्या फोन कर लेंगे? नहीं कर पाए। आपको फोन करने के लिए या तो इंटरनेट की सेवा के लिए कोई सेवा लेनी होगी, या फोन के द्वारा जो सिम लगाएंगे उसके द्वारा सेवा लेनी होगी। वो सेवा जो लेते हैं आप रिचार्ज करा करके, वो सेवा भी जरूरी है, वो सेवा भी जरूरी होता है। इस तरह से कई सारे असिस्टिव डिवाइस के कई सारी सेवाएं होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे सुगम्य पुस्तकालय एक सेवा है, बुक शेयर एक सेवा है, जहां पर वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप लाइब्रेरी सर्विसेज दी जा रही है, लेकिन वो एक सेवा है, सेवा के रूप में उपलब्ध टेक्नोलॉजी है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं आयोजकों से जब ये जल्दी खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे छुट्टी ले पाऊँ। तो नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एक एस्पेक्ट है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, इसका यहाँ क्रम तो आया है चौथा, लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी चीज को, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी चीज को आप मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट में मन कर रहा है खाना खाना, आपको मन कर रहा है नहीं कि आप एक ट्यूशन लेना चाहते हैं, आप वहां जाना चाहते हैं, आपको ट्यूशन के लिए जाना चाहते हैं,
किसी भी काम के लिए क्या आपको जाने आने की जरूरत पड़ेगी? आपको वहां जाना पड़ेगा। आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, आपको जाना पड़ेगा। आप अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं, आपको जाना पड़ेगा। जाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है मूव इंडिपेंडेंटली, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता। दृष्टि के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो चुनौती है वो उभर करके सामने आती है। लेकिन यदि उन्हें ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाए, एप्रोप्रिएटली सिखाया जाए चलने के लिए, उस चुनौती को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तब वो आसानी से इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं। आप देखेंगे कई सारे आपको ऐसे पूर्ण दृष्टिबाधित लोग भी मिलेंगे जो लोनली ट्रेवलर हैं, आराम से घूमते हैं, अकेले चलते फिरते। वो उनमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग अगर दी जाती है, या खुद से कहीं से भी वो उस ओरिएंटेशन की उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो ज्यादा रूप से अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं, और मोबिलिटी की ट्रेनिंग से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। ओरिएंटेशन मोबिलिटी दो कंपोनेंट। ओरिएंटेशन मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बेहतर समझ है कि मेरे आसपास क्या है, मैं उठ करके जाऊंगा तो मुझे वो सहायता करेगी। और मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। इन दोनों पक्षों को जोड़ करके हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक भाग मानते हैं, क्योंकि जब तक आपको कहीं समझ नहीं है, आप उस स्थान पे बेहतर नहीं जा आ सकते। जैसे आप कहते हैं ना कि कहीं आपको जाना है, मान लीजिए आप लखनऊ में हैं या कहीं और हैं, लखनऊ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो आपको ओरिएंटेशन है कौन सा रास्ता लेना है, नहीं लेना है। आपके अगर ओरिएंटेशन नहीं है तो आप ठीक से चल नहीं जा नहीं पाते एक स्थान से दूसरे स्थान। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बहुत सारे व्यवहार अगर आप देखेंगे, जो हम व्यवहार हमारे पास होते हैं, तो ज्यादातर व्यवहार हम इमिटेशन से सीखते हैं। जैसे सीखते हैं अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण हमने सीखा है, आपने नमस्ते किया, मैंने भी नमस्ते किया, हम नमस्ते करना सीख गए। आपने मुस्कुराया, मैंने मुस्कुराया, मुस्कुराना सीख गए। यानी कि जो एटिकेट्स, ग्रीटिंग्स, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो ये जो एटिकेट्स होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, इमिटेशन से ही सीखते हैं। इस इमिटेशन द्वारा ही हम सोशल इंटरेक्शन सीखते हैं। अगर इमिटेशन डिसेबिलिटी आ गई, विजुअल डिसेबिलिटी आ गई, कहाँ से इमिटेट करेगा? वो देख ही नहीं पाया एक्शन को, तो कैसे उसको रिपीट करेगा अपने हैंड से? और उस रिपीट को नहीं कर पा रहा है, अपने हैंड से रिपीट नहीं कर पा रहा है या इमिटेट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें वो बातें आएंगी ही नहीं। कई बार ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों में इस तरह के सोशल स्किल्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन्हें सिखाना होगा, नमस्ते करना एक बच्चे को सिखाना होगा, ग्रीट करना सिखाना होगा। नहीं सिखाएंगे तो वो उनमें सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी। ये कोर चीज होगा, दूसरे को लगा कि वो नमस्ते नहीं किया, लेकिन उसे सिखाया नहीं गया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन सिखाने होते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे कि वो बहुत सारे बच्चों में गर्दन हिलाने की प्रवृत्ति होती है, तो गर्दन हिलाना उसको सिखाना होगा। बहुत इस चीजों को हम लोग कहते हैं मैनरिस्टिक बिहेवियर्स ऑफ मतलब स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। इस रूप से आप देखेंगे, कहीं आप ढूंढेंगे तो ढेरों सारे आपको मिलेंगे। इसको पॉपुलरली कहते हैं ब्लाइंडिज्म। ब्लाइंडिज्म आप नेट पे सर्च करके ऐसे अपने कुछ साइट से सीख सकते हैं। किसी का माइक ऑन है भाई साहब, प्लीज कोई भी जो भी है, मुझे वो दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे शोर आ रही सुनाई दे। तो सोशल इंटरेक्शन नेक्स्ट है। तो सोशल इंटरेक्शन को आप इमिटेशन से सीखते हैं, और इमिटेशन का लैक होता है, तो शिक्षकों को, हमारे स्कूल के पूरे सिस्टम को उन्हें सिखाने की जरूरत है। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि उनमें हम बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन आप अगर देखेंगे, आप में से कई लोग स्कूल के टीचर होंगे, अगर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं, कहीं सीबीएसई के स्कूल के टीचर हैं, तो आप देखेंगे कि सेकेंडरी स्कूल में हम उन्हें सिखाते हैं लाइफ स्किल्स। बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को जानना, यानी कि खत्म होता था। तो लाइफ स्किल्स में का कंपोनेंट बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल्स का जो पार्ट है, जैसे कि आप कहीं प्रॉब्लम में हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, आप जजमेंट ले सकें, डिसीजन मेकिंग हो, इस तरह के जो भाव होते हैं ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के क्रम में आते हैं। और एक्सक्यूज मी, हेलो जी, हेलो, हाँ, वो तो यहाँ मीटिंग, ठीक है, ठीक। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये सभी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट लिविंग मतलब क्या हो गया? आप चल फिर पाने की ट्रेनिंग
मान लीजिए कि अगर एक बच्चे को दे भी दी जाए, ओरिएंटेशन आसपास की समझ हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो इंडिपेंडेंटली करना है। एक बच्चे को अपने कपड़े के आयरन करने की आवश्यकता हो सकती है बड़ा होने, एक बच्चे को अपने से दूसरे काम अपना व्यापक रूप से अपना प्रबंधन करना है, अपनी किताबों को रखना है, अपने पीला वाला शर्ट मुझे कल पहनना है, कैसे जानेगा कि कौन सा पीला वाला शर्ट, इन सब चीजों को जो अपने प्रबंधन है ताकि वो स्वतंत्र रूप से रह सके, इन सब चीजों का काम करेगा तो उसे इंडिपेंडेंट लिविंग के रूप में हम डालते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है रिक्रिएशनल लीजर, उनके खाली समय का प्रबंधन कैसे हो, वो कैसे अपना मनोरंजन कर सके, कौन कौन से इंडोर और आउटडोर के गेम हो उनके लिए, क्योंकि वो विद्यालयों में उनके लिए वो गेम नहीं होंगे, फिर भी यथासंभव टीचर को चाहिए कि उसे यूज कर ले, उनके लिए भी जो गेम स्पोर्ट्स के साधन हो सकते हैं उनमें उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है और इस तरह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कैरियर एजुकेशन। कैरियर एजुकेशन यानी कि वो बड़े होकर क्या कर पाएंगे, वो अपने लिए किसकी जगह पे आप जा सकते हैं, किसकी साधनों को अपना सकते हैं, इसकी जरूरत है। आप कई बार देखें कई जगह ये चीज बहुत जरूरी है कैरियर एजुकेशन का, बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं इस ईसीसी कंपोनेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस ईसीसी को इग्नोर करते हैं। आप एक मानते हैं कि जो एक ब्लाइंड बच्चा है वो सिर्फ म्यूजिक टीचर बन सकता है, एक अजीब सी मिथ के रूप में लोगों के सामने कई जगह चल पड़ी, जबकि वो कई अच्छा कर सकते हैं। अभी कई सारे आप ऐसा देखेंगे जो कई बड़े बड़े जो विज्ञान के संस्थान हैं उनमें भी वो अपना योगदान पूरा दे पा रहे। क्यों? इसलिए उनको बेहतर कैरियर के ऑप्शंस पहले बताए जाए ताकि उनका कैरियर एजुकेशन उन्नत हो सके। इस रूप में हमें काम करना होगा। तो ये कुल मिलाकर के ये सभी चीजें ये पूरा का पूरा ईसीसी है और उनके इस ईसीसी को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। ईसीसी और कोर करिकुलम मिलेगा तभी हम उसके बेहतर शिक्षा की बात कर सकेंगे। और शिक्षा में दो ही बातें सबसे प्राथमिक रूप से सामने आती हैं कि जब उनको देना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहां सबको सबके लिए चीजें बन जाए, जिसे यूनिवर्सल डिजाइन कहते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं बन पा रही है तो आपको वहां पर एडेप्टेशन करने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने आज अपनी बात रखी वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के विषय पर और इतने शॉर्ट नोटिस पर कि 2:55 के करीब में आपसे बात हुई, निवेदन किया और तत्पश्चात आपने इतनी बेहतरीन तरीके से इस भाव को और आज के इस विषय की विशेषज्ञता को सभी हमारे प्रतिभागियों के बीच रखा। निश्चित ही आज का उद्बोधन आपका सभी के ज्ञानार्जन मनोरंजन के लिए अत्यंत उत्तम और अत्यंत सराहनीय है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किसी प्रतिभागी का कोई एक प्रश्न हो, कोई एकमात्र प्रश्न सर के समक्ष, क्योंकि सर को जाना है, अभी वो फोन पर भी बता रहे थे, कोई एक प्रश्न सर से हो तो आप रखें, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़े। नागेश सर नमस्कार। एक क्वेश्चन है, बताइए। जी सरिता जी रखें। जी सर नमस्कार सर। सर मैं एक संस्था में काम करती हूँ, ये ऑर्फन्स बच्चों की संस्था है। यहाँ पर भी वीआई बच्चे हैं। अभी क्या लॉकडाउन रहा है तो बच्चों में जो आपने बताया था ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का, ये सब अभी बिल्कुल न के बराबर। बच्चे मेंटली रिटायर्ड भी हैं प्लस विजुअल, मतलब प्रॉपर विजुअल हैं। तो सर उनको मुझे फिर से ट्रेनिंग में यदि लेना हो तो मैं किस तरह से करूं? और बच्चा भी 11-12 साल का है। क्या लेना, किस ट्रेनिंग में लेना है? सर मुझे उसका ओरिएंटेशन फिर से देना है क्योंकि वो चलना ही भूल गई है सर, झुका के बैठी रहेगी। नहीं देखिए, सिर्फ आप अगर उसको आप सिर्फ ओरिएंटेशन के रूप में ले रहे हैं तो नहीं, आपको इसको व्यापक रूप में लेना होगा। आपको उन्हें जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बात है ना, वो भी डेवलप करना होगा। यानी कहीं ना कहीं उसमें आपको वो साइकोलॉजिकल रूप से भी परेशान हो सकती है वो। जी। आपको वो भाव भी आपको जागृत करने, किसी मनोवैज्ञानिक की भी सहायता लें अगर आवश्यकता आसपास में है। सीआरसी वगैरह में भी लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप उनकी सहायता लें और उन्हें सिखाएं। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वो अपने आप बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे जैसे सीखेंगे वैसे आप बेहतर होते चले जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। प्रयास जारी रखें कृपया ना, वो जी वो लग रहा है। और जो ब्लाइंडिज्म होते हैं कुछ उनको भी पढ़िए, उनमें वो ब्लाइंडिज्म के कुछ जो घटक शो होते हैं उनको थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच नागेश। आज के आमंत्रण स्वीकारने और अपनी विशिष्ट वैशिष्टता को हमारे बीच रखने हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हुए सभी हमारे प्रतिभागियों का, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रही आदरणीय स्मिता जयवंत मैम का, हमारे निर्देशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके अनुग्रह से, जिनके आशीर्वाद से हम लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को एक यथार्थ स्वरूप प्रदान कर पाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजीव रंजन सर का, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ आदरणीय सविता शुक्ला मैम का, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ, श्री आदरणीय पंकज आर्या मैम का, लेक्चर सीआरसी लखनऊ का। इनके विशेष प्रयास से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया और इस कार्यक्रम को पूर्णता की तरफ ले जाया गया। पुनः मैं एक बार सीआरसी लखनऊ के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करता हूं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी को फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है, सभी उसे विधिवत भर लें, जिससे आपका सर्टिफिकेट ससमय आप सभी को दिया जा सके। सभी को सादर धन्यवाद। नागेश सर, हेलो नागेश सर। जी केदार जी बताएं। केदार जी सर मेरा अभी मैं आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा, तो आप फीडबैक फॉर्म को विधिवत भरते हैं सर? हाँ फीडबैक भेजता हूँ, मैसेज आज भी जो करता आप हूँ। भरेंगे ना उसकी एक प्रिंट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास में है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके ओके, वही का सर मेरे नंबर का नहीं मिल रहा है, इसलिए आप भेजिए, मैं देखता हूँ क्या इशू है सर। हमारे जितने प्रतिभागी हैं किसी को भी ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, सभी को सर्टिफिकेशन। ओके ठीक। सर हमारा क्वेश्चन है। हेलो जी 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 मैम। सर